बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने टेंसेस का एक मुख्तसर तारुफ़ किया था और आपको बताया था कि टेंसेस में हम आम तौर पर किस तरह के फ़िक्रों को लेकर डिस्कस करते हैं। दो चीज़ों के ऊपर हमने बात की, एक टाइम यानी ज़माना और दूसरा एक्शन मतलब काम की हालत। ज़माना आपको बताया गया कि तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो एक्शन होता है यानी काम की जो हालतें होती हैं वो चार होती हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट। यानी इन चार काम की हालतों को लेकर जब हम तीन ज़मानों के अंदर डिस्कस करते हैं तो ये कुल मिला के 12 तरह की फ़िक्रे बनते हैं जिनको हम टेंसेस के अंदर कंपोज करते हैं। तो इन फ़िक्रों को अब हम बाकायदा तरतीब के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होंगे कंटिन्यूअस टेंसेस। यानी ये आपको पता है काम की एक हालत का नाम है, जारी जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो ऐसे फ़िक्रे जिनके अंदर काम जारी होता है, एक्शन जो है वो कंटिन्यू हालत में होता है, ऐसे फ़िक्रों को हम आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी प्रेजेंट में जो कंटिन्यूअस होंगे वो किस तरह के होंगे, उनकी उर्दू में क्या पहचान होती है और इंग्लिश में जब हम उनको कंपोज करेंगे तो क्या तरतीब होगी, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करेंगे, कौन सा मेन वर्ब यूज़ करेंगे, नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, उसका क्या तरीक़ाकार होता है, और ये जो कंटिन्यूअस टेंसेस के फ़िक्रे होते हैं इनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इनका प्रैक्टिकल इंग्लिश में इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इसी तरह पास्ट में जो कंटिन्यूअस होंगे उनकी क्या तरतीब होगी, और जो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा होगा उसको हमने कैसे कंपोज करना होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक दफ़ा इन फ़िक्रों को देख लें जो आपके सामने उर्दू में लिखे हुए हैं। ये सारे आपको लगेगा कि कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे हैं। ये वाले जो दो हैं ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस हैं, और ये वाले जो दो हैं ये पास्ट के हैं, और ये वाले जो दो हैं ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे हैं। तो इनको आप थोड़ा पहचान लें, थोड़ा डिस्कस कर लें, अपने जहन में बिठा लें। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है। समझने का तरीकाकार ये होता है कि आप इनके साथ एक फ़र्ज़ी कोई भी टाइम लगा लें, और वो टाइम साफ ज़रा है, ये चूँकि इस वक्त की बात हम कर रहे हैं, प्रेजेंट के फ़िक्रे बना रहे हैं, तो इस वक्त फ़र्ज़ करें 1:40 हो गए हैं। यानी हमने इंग्लिश को सीखने वाला काम शुरू किया है 1:30 बजे और ये ख़त्म होना है 2 बजे। तो 1:30 से लेकर 2 बजे के दौरान का कोई भी टाइम आप इन फ़िक्रों के साथ लगा लें। फ़र्ज़ करें हम टाइम लिखते हैं 1:40 पर, यानी इस वक्त 1:40 पर हम इंग्लिश सीख रहे हैं और माली पौधों को पानी दे रहा है। हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं और बाहर माली पौधों को पानी दे रहा है। ये दोनों काम इस वक्त 1:40 पर कंटिन्यू हैं, जारी हैं। इसका मतलब ये है कि शुरू हो गए हैं लेकिन ये दोनों काम अभी तक ख़त्म नहीं हुए, अभी चल रहे हैं। तो ये दोनों फ़िक्रे जो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे हैं। आप इनमें और भी ऐड कर लें, जितने मर्ज़ी आप अपने जहन में बना लें, उनको फिर इंग्लिश में कंपोज करने का जो तरीक़ाकार है वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्राउंड में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक तीसरा काम है जो इस वक्त पैरेलल चल रहा है। एक हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, और कुछ लोग बाहर गैलरी से गुज़र रहे हैं। तो ये कुछ लोगों के जो गुज़रने का काम है ये भी साथ ही साथ हो रहा है। तो ये भी प्रेजेंट का एक कंटिन्यूअस टेंस है, एक कंटिन्यूअस फ़िक्रा है, यानी ये काम शुरू हो गया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इस तरह के जो फ़िक्रे होते हैं जिनमें प्रेजेंट में इस वक्त मौजूदा हालत में काम शुरू हो चुका हो लेकिन ख़त्म ना अभी हुआ हो, ऐसे फ़िक्रों को हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस फ़िक्रे कह देते हैं। तो ये दो मिसाल के तौर पे आप देख लें, इनकी कुछ निशानियां भी बच्चों को बताई जाती हैं कि इनके आखिर में रहे हैं, रहा है, रही है वगैरह इस तरह के अल्फाज जब आते हैं तो वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस फ़िक्रे होते हैं। इसी तरह आप इनको देख लें, हम इंग्लिश सीख रहे थे, माली पौधों को पानी दे रहा था। अब इनके साथ आप फ़र्ज़ी टाइम लगाएं कल का जो गुज़र गया है कल, क्योंकि हम पास्ट के फ़िक्रे बनाने जा रहे हैं। कल इस वक्त यानी 1:40 पर कल जो गुज़र गया है हम इंग्लिश सीख रहे थे और माली पौधों को पानी दे रहा था। तो ये कल की बात है, गुज़रे दौर की बात है। ये गुज़रे दौर के
पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे हैं, क्योंकि कल जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त काम की हालत ये थी कि काम कंटिन्यू था, काम जारी था। तो इनकी निशानियाँ उर्दू में होती हैं रहे थे, रहा था, रही थी वगैरह, इस तरह के अल्फाज इसमें आ रहे हों आखिर में, तो ये पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की निशानियाँ होती हैं। इसी तरह फ्यूचर में देख लें, हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, माली पौधों को पानी दे रहा होगा। यानी अब इसमें आप फ़र्ज़ कर लें ये बात है कल की, जो अभी आना है कल इस वक्त 1:40 पर जो कल आना है, हम इंग्लिश सीख रहे होंगे और माली पौधों को पानी दे रहा होगा, लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे, कुछ लोग गैलरी में से गुजर रहे होंगे वगैरह वगैरह। ये तमाम जो काम हैं ये कल इस वक्त कंटिन्यूअस हालत में होंगे। तो ये तमाम फ़िक्रे जो हैं जो हम बना रहे हैं ये फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे हैं, क्योंकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर ये काम जो होगा या इसकी जो हालत होगी वो कंटिन्यूअस होगी, वो जारी होगी। तो ये फ़िक्रे हैं फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस के। तो ये उर्दू में आप इनकी पहचान, ये रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी वगैरह इस तरह के अल्फाज आते हैं तो वो फ्यूचर के कंटिन्यूअस होते हैं। इनको आप उर्दू में पहचान लें, इनको इंग्लिश में लिखना आपके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। बस इनकी पहचान बाज़-औक़ात बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करती है। पहचान हो जाए तो इंग्लिश में बस आपने कुछ चीज़ों को, कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड चंद चीज़ें अपने जहन में बिठाना होती हैं, उसके बाद इन फ़िक्रों को कंपोज करना बहुत आसान हो जाता है। तो जो चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि 3 टेंसेस, तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 हम बाद में पढ़ेंगे जिनको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। यानी जो 12 टेंसेस हमने पढ़ने हैं उनमें से 6 टेंसेस के अंदर आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूअस वाला वर्ड आता है। यानी 6 टेंसेस के अंदर एक्शन जो होता है, काम की जो हालत होती है वो जारी होती है, वो कंटिन्यूअस होती है। तो इन 6 के 6 टेंसेस के अंदर वर्ब की एक ही फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, वो आप जहन में बिठा लें, आपको शायद पहले से इल्म होगा। और वो वर्ब की फॉर्म है आईएनजी वाली। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो जो वर्ब की फॉर्म बनती है उसको हम इस्तेमाल करते हैं उन फ़िक्रों के अंदर जिनके अंदर एक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है, एक्शन जो है वो जारी होता है। यानी 12 में से 6 टेंसेस के अंदर सिर्फ आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा टेंसेस में यूज़ होने वाली जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी है, तो वो आईएनजी वाली फॉर्म है, क्योंकि ये उन 6 टेंसेस के अंदर यूज़ होती है जिनके अंदर एक्शन कंटिन्यू होता है। यानी आईएनजी वाली फॉर्म है ही उन टेंसेस के लिए, उन एक्शंस के लिए जिनके अंदर जो एक्शंस कंटिन्यू होते हैं, जो शुरू हो चुके हैं लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुए, उन एक्शंस की जब हमने बात करनी है तो आईएनजी वाली फॉर्म को इस्तेमाल करना है। अब ये तीनों चूँकि आपके सामने जो फ़िक्रे लिखे हुए हैं ये तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के तीनों के अंदर काम की हालत सेम ही है, कंटिन्यूअस है। तो इन तीनों के अंदर हम इस आईएनजी वाली फॉर्म को यूज़ करके इन्हें कंपोज करेंगे। तो अभी देखना, मैं लिखता हूँ और आप नोट करें कि क्या सूरत हाल सामने आती है। पहले हम ये वाला जो फ़िक्रा है, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे थे और हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, पहले हम इस फ़िक्रे को इंग्लिश में कंपोज करते हैं। तो तरतीब आपको पता ही है, फ़िक्रा शुरू करते हैं सब्जेक्ट से। तो इस फ़िक्रे का सब्जेक्ट है वी और इसके साथ हमने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को लगाना है, तो वो मैंने लिखा लर्निंग। और उसके बाद इस फ़िक्रे का ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये फ़िक्रा बन गया वी लर्निंग इंग्लिश। यानी सब्जेक्ट भी मैंने लिख दिया, मेन वर्ब भी लिख दिया, ऑब्जेक्ट भी लिख दिया तरतीब के साथ। तो ये फ़िक्रा कुछ इस तरह का बन के आपके सामने आ गया है। अब आप इसको ले लें, हम इंग्लिश सीख रहे थे, इसमें भी हमें पता चला कि आईएनजी वाली फॉर्म ही यूज़ करनी है, क्योंकि इस फ़िक्रे के अंदर जो काम की हालत है वो भी वही है जो इस फ़िक्रे के अंदर है, कंटिन्यूअस है। तो आईएनजी वाली जो फॉर्म है, वर्ब की जो फॉर्म है, इसका ताल्लुक़ चूँकि काम की हालत के साथ होता है, तो वो चूँकि दोनों में सेम है, इसमें भी कंटिन्यूअस है, इसमें भी कंटिन्यूअस है, लिहाजा जो वर्ब की फॉर्म इसमें यूज़ कर रहे हैं वही वर्ब की फॉर्म इसमें यूज़ करेंगे। तो ये फ़िक्रा कुछ इस तरह का बनेगा वी और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखी लर्निंग
और उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया वी लर्निंग इंग्लिश। इसी तरह फ्यूचर में भी चूँकि काम की हालत सेम ही है, तो इसको भी जब मैं इंग्लिश में कंपोज करूँगा तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को ही इस्तेमाल करूँगा, तो ये बन जाएगा वी लर्निंग इंग्लिश। यानी अभी तक हमने सिर्फ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को ही यूज़ किया है और तीनों के अंदर सेम ही फॉर्म को यूज़ किया है। उसकी वजह यही है कि तीनों के अंदर काम की जो हालत है, जो एक्शन है, वो कंटिन्यूअस है और हमें पता है कि कंटिन्यूअस एक्शन होगा तो वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली ही यूज़ होगी, चाहे फिक्रा वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये तीनों फिक्रे सेम ही बन गए हैं। ये भी वी लर्निंग इंग्लिश है, ये भी वी लर्निंग इंग्लिश है और ये भी वी लर्निंग इंग्लिश है। यानी इस आईएनजी वाली फॉर्म को देख के हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये तीनों फिक्रे जो है ये कंटिन्यूअस टेंस के हैं। लेकिन इनमें से प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट और फ्यूचर का कौन सा है, ये अभी हमें इस क्लियर नहीं है। मतलब इसमें कुछ ऐसे अल्फाज होने चाहिए जिनसे हमें पता चले कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऐसा वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको बताते हैं कि इंग्लिश में आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को अलग-अलग कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आप एक दफ़ा उर्दू के जो फ़िक्रे हैं ना, इनको देखिएगा। ये वाला जो फ़िक्रा है ना, हम इंग्लिश सीख रहे, आप इसको देखिएगा। इतना फ़िक्रा देखें, हम इंग्लिश सीख रहे, इसमें भी देखें हम इंग्लिश सीख रहे और इसमें भी देखें हम इंग्लिश सीख रहे। यानी आप देखेंगे ये वाला फ़िक्रा तीनों के अंदर सेम ही है। इन तीनों फ़िक्रों के अंदर जो फ़र्क पैदा कर रही हैं वो ये आखिरी अल्फाज हैं। इसके आखिर में है आ रहा है, इसके आखिर में थे आ रहा है और इसके आखिर में होंगे आ रहा है। यानी इन तीनों फ़िक्रों के अंदर जो फ़र्क पैदा करने वाले अल्फाज हैं ना, जिनसे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, वो ये वाले अल्फाज हैं। और ये आप देख रहे हैं हर फ़िक्रे के अंदर एक ही ऐसा लफ्ज़ है जिससे पता चलता है कि ये किस ज़माने का फ़िक्रा है। इसके आखिर में रहे के बाद हैं आ रहा है तो ये प्रेजेंट का है, इसके आखिर में रहे के बाद थे आ रहा है तो ये पास्ट का है और रहे के बाद होंगे आ रहा है तो ये फ्यूचर का है। यानी उर्दू में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक लफ्ज़ के फ़र्क से ज़माना जो है वो चेंज हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश में होगा। यानी ज़्यादातर फ़िक्रा आप देखेंगे कि सेम ही होगा जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि तीनों फ़िक्रों के अंदर जो एक्शन है, काम की हालत है, वो सेम है। इसलिए तीनों फ़िक्रों के अंदर जो वर्ब की फॉर्म हम लगा रहे हैं वो भी सेम है। इसलिए ये फ़िक्रे साफ ज़ाहिर है सेम ही बनेंगे यहाँ तक जहाँ तक हम सिर्फ काम की हालत को बता रहे हैं। लेकिन हमने ये भी क्लियर करना है कि ये फ़िक्रा इनमें से प्रेजेंट का कौन सा है, पास्ट और फ्यूचर का कौन सा है। तो वो आप ज़हन में रखना, वो अल्फाज जो हमें ज़माने के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, उन अल्फाज को हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। और उनको हेल्पिंग वर्ब्स इसीलिए कहते हैं कि जो मेन वर्ब होता है वो इसकी हेल्प करेंगे इसकी अलहदा एक पहचान बनाने में। यानी लर्निंग इंग्लिश तो सबके अंदर ही है, लेकिन इस लर्निंग के साथ हम एक ऐसा लफ्ज़ लगाएंगे जो यहाँ पे और होगा, पास्ट में और होगा और फ्यूचर में और होगा। तो वो जो अल्फाज होते हैं उनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। वो आपको पता है कि सारे के सारे टेंसेस के अंदर डिफरेंट होते हैं, उनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है, अपने जहन में बिठा लेना है। प्रेजेंट में जो हम आईएनजी वाली फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं वो होती है इज़, एम और आर। यानी इन तीनों में से आपने एक को यूज़ करना होता है यहाँ पर प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख लें वी है, तो वी के साथ आप जानते हैं कि हम लगाएंगे आर, तो ये बन गया वी आर लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब्स हम लगाते हैं वो होते हैं वाज और वर। इन दोनों में से आपने एक यूज़ करना है यहाँ पर। तो वी के साथ आप जानते हैं हम लगाएंगे वर, तो ये बन गया वी वर लर्निंग इंग्लिश। और इसी तरह फ्यूचर में जो हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं वो दो होते हैं, विल बी और शैल बी। यानी इन दोनों में से आप एक यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये फ़िक्रा भी मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा वी शैल बी लर्निंग इंग्लिश। यानी अब इन तीनों फ़िक्रों को आप एक दफ़ा दोबारा देखें, ये तीनों अलहदा अलहदा हो चुके हैं।
यानी जब तक तो हमने लर्निंग को सिर्फ यूज़ किया था, वर्ब की फॉर्म को यूज़ किया था, ये सेम थे, लेकिन अब हमने उस वर्ब की फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी लगा दिए हैं, तो अब ये तीनों अलहदा हो गए हैं। अब आप देखें, इस फिक्रे के अंदर है आर लर्निंग, इसके अंदर है वर लर्निंग और इसके अंदर है शैल बी लर्निंग। यानी ये जो हम अल्फाज लगा रहे हैं ना, इज़, एम आर, वाज वर और विल बी और शैल बी, ये क्या कर रही हैं, इस मेन वर्ब की फॉर्म की हेल्प कर रही हैं, यानी लर्निंग की हेल्प कर रही हैं उसकी एक अपनी पहचान बनाने के लिए। मतलब लर्निंग तो सबके अंदर ही है, लेकिन आर लर्निंग जो है ये और कहीं पे नहीं है। इसी तरह ये वाला लर्निंग सबके अंदर है, लेकिन वर लर्निंग जो है ये और किसी फिक्रे में नहीं है। इसी तरह ये वाला लर्निंग ये भी तीनों के अंदर है, लेकिन शैल बी लर्निंग ये मतलब किसी और फिक्रे के अंदर मौजूद नहीं है। तो इससे अब ये तीनों अलहदा अलहदा हो चुके हैं, तीनों की अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बन चुकी है। तो वी आर लर्निंग इंग्लिश, आईएनजी वाली फॉर्म को देखेंगे तो आपको फ़ौरन पता चलेगा कि ये फिक्रा कंटिन्यूअस टेंस का है, और इसके साथ लगा हुआ इज़, एम आर, यानी इनमें से अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो वो फिर आपको फ़ौरन पता चलेगा कि ये फिक्रा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। इसी तरह इस आईएनजी वाली फॉर्म को देखा, पता चला कि ये कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है, लेकिन वाज पर साथ लगे हुए हैं, इनको देखा तो पता चला कि ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। इसी तरह ये वाला लर्निंग देखा, आईएनजी वाली फॉर्म है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, और ये विल बी और शैल बी में से कोई लगा हुआ है तो पता चलता है कि ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। यानी वर्ब की जो फॉर्म है वो आपको बताती है काम की हालत, और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये आपको बताते हैं ज़माना, टाइम, किस दौर की बात हो रही है। यानी इन दो चीज़ों को ही यूज़ करना बच्चों ने सीखना होता है कि किस टेंस में हमने कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बस इन दोनों की पहचान आपको होनी चाहिए, तो टेंसेस के मामले में गलती का इम्कान जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब हम ये जो दूसरे फिक्रे आपके सामने लिखे हुए हैं इनको भी इंग्लिश में कंपोज करते हैं, और इनमें भी आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर वही होगा, बस सिर्फ अल्फाज का चुनाव डिफरेंट होगा और ये फिक्रे बनते जाएंगे। माली पौधों को पानी दे रहा है, आपको पता चल गया है कि सबसे पहले तो आपने लिखना है सब्जेक्ट, और इस फिक्रे का सब्जेक्ट है द गार्डनर, और उसके बाद आपको पता है हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट का फिक्रा है उसमें इज़, एम या आर इसमें से एक यूज़ करना है। तो द गार्डनर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने लगाया इज़, और इस फिक्रे के अंदर पानी देना वर्ब वाटर, तो वाटर की हम आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, वो बन गया वाटरिंग। द गार्डनर इज़ वाटरिंग, उसके बाद इस फिक्रे का आ गया ऑब्जेक्ट और वो बन गया प्लांट्स। द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, यानी इसमें आईएनजी वाली फॉर्म देखेंगे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है, और इज़, एम आर में से अगर कुछ यूज़ कर रही हैं तो पता चलेगा कि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है। इसी तरह पास्ट में बना ले, माली पौधों को पानी दे रहा था, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, द गार्डनर वही वाला सब्जेक्ट, और इसके साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वाज या वर में से कोई, तो द गार्डनर के साथ लिखना है तो फिर वाज लिखेंगे, वाज, और उसके बाद वाटरिंग द प्लांट्स, यानी ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस बन गया कि माली पौधों को पानी दे रहा था। लड़के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या करेंगे, द गार्डनर की जगह पे द बॉयज़, वाज की जगह पे वर, और वाटरिंग की जगह पे प्लेइंग, द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो इस तरह करके अल्फाज चेंज करी जाए, नए फिक्रे बनी जाएंगे। यानी ये कोई 3 फिक्रे या ये कोई 6 फिक्रे नहीं हैं, ये 6 लाख फिक्रे हैं। आप इनमें अल्फाज चेंज करते जाएं, स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नए फिक्रे बने जाएंगे। तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अपने आसपास देखें, बहुत से काम हैं जो इस वक्त आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, और बहुत से काम ऐसे हैं जो कल इस वक्त आपके आसपास हो रहे थे, और बहुत से काम ऐसे हैं जो आप इमेजिन करें कि कल जो आने वाला है या कुछ दिनों के बाद वो काम हो रहे होंगे, तो उनको फिर आप इंग्लिश में बोलने की और लिखने की प्रैक्टिस करें, तो फिर इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह आप फ्यूचर में देख लें, माली पौधों को पानी दे रहा होगा, तो इसमें भी सब्जेक्ट वही है द गार्डनर, और उसके बाद आपको पता है यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं
वो विल बी और शैल बी। आमतौर पे इसमें रूल ये होता है कि आई सब्जेक्ट हो या वी हो तो फिर आप शैल बी लगाएं, अदरवाइज़ आप विल बी ही इस्तेमाल करें सबके साथ। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में कुछ और बात भी करेंगे। तो द गार्डनर के साथ लगाना है तो आप विल बी लगा दें, द गार्डनर विल बी, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म वाटरिंग, और उसके बाद आ गया द प्लांट्स, यानी माली जो है वो पौधों को पानी दे रहा होगा। कल इस वक्त की बात कर रही हैं कि कल फ्यूचर में ये काम इस वक्त कंटिन्यूअस हालत में होगा, तो वो फिक्रा बन रहा है द गार्डनर विल बी वाटरिंग दी प्लांट्स। वाटरिंग देखेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म देखेंगे तो पता चलेगा काम की हालत के बारे में, और विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे तो पता चलेगा ज़माने के बारे में। तो लड़के ग्राउंड में कल इस वक्त क्रिकेट खेल रहे होंगे तो क्या फिक्रा बनेगा, द बॉयज़ विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड टुमारो एट दिस टाइम, यानी कल इस वक्त। तो ये साथ कुछ ना कुछ टाइम भी आप लगा दें तो बात को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये वो फ़िक्रे हैं जिनको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी ये बिल्कुल सिंपल से जो फ़िक्रे हैं अभी आपके सामने उन्हीं को कंपोज किया गया है। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये भी देखेंगे कि इनको अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या तरीकाकार होता है, इनको इंट्रोगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव कितनी किस्मों के होते हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसमें क्या तरीकाकार होगा वो डिस्कस करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि इन टेंसेस को आप कब यूज़ करते हैं, इनका आम तौर पे इस्तेमाल कहाँ पर होता है प्रैक्टिकल इंग्लिश के अंदर, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आप ये जहन में रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आपको कंटिन्यूअस टेंस की समझ आ चुकी है। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।